क्लास लाइव हो गया। बोर्ड ओपन कहाँ है जी? हाँ है। चलिए आ जाइए। क्या पढ़ा रहे थे? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इस चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो है आपको राजा राम मोहन राय के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद जो है आपको इस सब के विषय में बताए थे। बस यही दो के विषय में बताएं। ईश्वरचंद विद्यासागर के विषय में बताए थे। ये सब के विषय में आपको बताया गया था। अब आगे जो हम लोगों को देखना है इस क्रम में हम लोगों को देखना है स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस को देखना है। तो स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस को देखेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले जो है 2 4 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन प्रश्नों का आप जवाब दीजिए। ठीक है, बताइए। जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज में द्वितीय बार यानी दूसरी बार विभाजन कब हुआ? 1878 में हुआ है। इसके बाद आगे बताइएगा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित करवाने में किस भारतीय समाज सुधारक का योगदान रहा? ईश्वरचंद विद्यासागर। बहुत बढ़िया। और इसके बाद आगे बताइएगा, गैर ब्राह्मणों को संस्कृत पढ़ने की अनुमति किसने दिलवाया? ईश्वरचंद विद्यासागर ने दिलवाया। इसके बाद जो है आगे बताइएगा कि आपको संवाद कौमुदी किसकी रचना है? किसकी रचना है? राजा राम मोहन राय की रचना है। इसके बाद आगे बताइएगा कि राजा राम मोहन राय का निधन कहां हुआ है? कहां हुआ है? ब्रिस्टल में ना जी। आर्य समाज का मुख्यालय कहां था? लाहौर। आर्य समाज का मुख्यालय कहां था? लाहौर में था। इसके बाद आगे बताइएगा कि जो आपको लाहौर में डीएवी कॉलेज है, यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लाला। और जो है आपको हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना? सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की रचना है। चलिए ठीक है, आप लोग चीजों को याद रखे हुए हैं। ठीक है, जवाब तो मिल ही रहा है, मतलब आप याद रखे हुए हैं, अच्छी बात है। देखिए अब जो है आगे बढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद के विषय में जानेंगे, लेकिन आपके बैच के ठीक पहले
सुबह 8 से 10 टेस्ट होता है ना। और ये टेस्ट जो है जीएस आधारित हर परीक्षा के लिए, जीएस आधारित कोई भी परीक्षा, हर परीक्षा के लिए जो है लाभप्रद साबित होगा आपके लिए। तो आपके बैच के ठीक पहले जो टेस्ट होता है, आप सभी लोग जो है उस टेस्ट में निश्चित तौर पर शामिल होइए। आप में से अधिकतर लोग टेस्ट में शामिल होते हैं, हमको पता है, लेकिन कुछ लोग टेस्ट में शामिल नहीं होते हैं। तो जो लोग टेस्ट में शामिल नहीं होते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी जो है टेस्ट में निश्चित तौर पर शामिल हो। आप लोग टेस्ट में शामिल होइए, निश्चित तौर पर टेस्ट में शामिल होइए। 20 टेस्ट खत्म हो गया है, 1 माह का टेस्ट खत्म हो गया है, और 1 माह का टेस्ट जो खत्म हो गया है उसमें आज 20वां और अंतिम टेस्ट था, रिवीजन टेस्ट था। और 20वां और अंतिम और जो रिवीजन टेस्ट था, उस रिवीजन टेस्ट में जो है आप ही के बैच का लड़का और लड़की, आप ही के बैच का लड़का लड़की टॉप किया है, समझ गए, यानी इसी बैच का लड़का लड़की टॉप किया है। तो जो है पहला प्राइज क्या था आपको पता ही है, समझ गए, 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, समझ गए। लड़की जो टॉप किया उसको भी 5,000, लड़का जो टॉप किया उसको भी 5,000। तो इस बार तो पहले से अनाउंसमेंट करके रखे थे कि सिर्फ जो टॉप करेगा उसको मिलेगा, लेकिन अब नेक्स्ट मंथ का टेस्ट जो शुक्रवार से शुरू हो रहा है 5 मई से, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में है, और उसमें जो है 1 to 3 को देंगे। फिर अगला जो मंथ होगा उसमें 1 to 5 को देंगे। फिर उससे अगला जो मंथ होगा उसमें जो है 1 to 10 को देंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और 20 तक जाएंगे, क्योंकि टॉप 20 में जो बच्चा यहां आ गया हम उसके विषय में लिख करके देते हैं, दुनिया का कोई ताकत उसका रिजल्ट नहीं रोक सकता है, समझ गए। तो आज रिवीजन टेस्ट हुआ, आप ही के बैच का बच्चा जो है टॉप किया है, ठीक ही है। आगे प्रयास आप भी कीजिए कि आप भी टॉप करें। और आप स्वयं देखिए, रिवीजन टेस्ट था, इसमें भी लोगों को 30 मार्क आया हुआ था, 21 मार्क आया हुआ था, बताइए 25 मार्क आया हुआ था, 20 मार्क आया हुआ था, जबकि पिछले टेस्ट का ही क्वेश्चन उठा करके दिए थे, मात्र 20 गो क्वेश्चन नया दिए थे, 20 गो क्वेश्चन टोटल नया था, मात्र 20 गो अलग से दिए थे। हाँ समझ गए, हाँ समझ गए। तो टेस्ट में शामिल होइए सब लोग, बेहतर रहेगा, आपके बेहतरी के लिए हम बोल रहे हैं, टेस्ट में शामिल होइए। बाद बाकी आपकी मर्जी है, आपको शामिल होना है या नहीं होना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शामिल होना है होइए, नहीं होना है मत होइए। हमारा काम है कहना, आपका काम है करना, लेकिन मेरे ख्याल से आप सभी लोग को शामिल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि शनिवार को जो फुल लेंथ टेस्ट होता है, इस शनिवार को फुल लेंथ टेस्ट नहीं है, और इस शनिवार को बायोलॉजी का टेस्ट है, और बायोलॉजी का टेस्ट है चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक। आपके बैच में तो बायोलॉजी खत्म हो गया है, आपके बैच में बायोलॉजी खत्म हो गया है, और दरोगा तीनों बैच में लगभग बायोलॉजी खत्म हो गया है। तो बायोलॉजी का टेस्ट जो है 2 पार्ट में होगा, आपको लेट से हम बता पा रहे हैं। बायोलॉजी का टेस्ट 2 पार्ट में होगा। बायोलॉजी का एक टेस्ट ये जो आने वाला शनिवार है, आज बुधवार है, आज बुधवार, जो आने वाला शनिवार है, आने वाले शनिवार को बायोलॉजी का क्लास टेस्ट है, और उस क्लास टेस्ट में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक का क्वेश्चन पूछेंगे। और बायोलॉजी का जो सेकेंड टेस्ट होगा, ये अनाउंसमेंट उसी रोज कर देंगे, और बायोलॉजी के सेकेंड टेस्ट में चैप्टर नंबर 10 से लेकर 18 तक का क्वेश्चन रहेगा। और क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है उसी में से हूबहू पलट करके देंगे, हूबहू निकाल करके देंगे। 10 से 20 क्वेश्चन नया क्रिएट करके हम देंगे, 10 से 20 क्वेश्चन। जैसे आज के टेस्ट में 20 क्वेश्चन था, वैसे ही 10 से 20 क्वेश्चन नया बायोलॉजी का क्रिएट करके हम देंगे। नहीं तो 80% क्वेश्चन आपके नोट से रहेगा और ऑब्जेक्टिव से रहेगा, ऑब्जेक्टिव से रहेगा। तो उस टेस्ट में शनिवार का जो 12:30 बजे टेस्ट होता है ना जी, इस बार फुल लेंथ टेस्ट नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर बायोलॉजी का टेस्ट है। फुल लेंथ टेस्ट नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर बायोलॉजी का टेस्ट है। और उस बायोलॉजी के टेस्ट में तीनों बैच का छात्र भाग ले रहा है, पहला बैच भी, दूसरा बैच भी, तीसरा बैच भी, क्योंकि तीनों बैच में बायोलॉजी खत्म हो गया है। तो 1 से लेकर 9 तक पहला पार्ट में बायोलॉजी का टेस्ट, और 10 से लेकर 18 तक दूसरा पार्ट में बायोलॉजी का टेस्ट। तो आने वाला जो ये शनिवार है,
5 या 6 मई होगा, हमको लगता है 6 मई होगा। 6 मई को आपका बायोलॉजी का टेस्ट है, तो आप अपने आप को प्रिपेयर्ड कीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन तो स्पष्ट ही कर दिए हैं कहां से रहेगा। ऑब्जेक्टिव से रहेगा 1 से लेकर 9 तक, और 20 गो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम अपना क्रिएट करके देंगे, ठीक है। तो लग जाइए, और उसमें भी प्राइज है, समझिए, उसमें भी प्राइज है, लेकिन उसमें जो है बहुत ज्यादा प्राइज नहीं है। इस टेस्ट की भांति जो है 5000, 2000, 1000 नहीं है, समझ गए। उसमें 500, 200, 100, पहला प्राइज 500, दूसरा प्राइज 200 और तीसरा प्राइज 100, ऐसे रहेगा, समझ गए। तो तैयारी कीजिए, और आपके बैच में तो बायोलॉजी हो भी गया है, और होमवर्क के माध्यम से रिवीजन भी करवाएं, और टेस्ट भी हुआ है, टेस्ट भी हुआ है ना जी, आपके बैच में टेस्ट भी हुआ है। तो आपका तो बायोलॉजी का दूसरा बार टेस्ट होने जा रहा है। बताइए, इतना करने के बावजूद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ गए। और एक बात और यहां पर कहना चाहेंगे कि जो है रात में एक्साइज दरोगा के लिए नोटिफिकेशन आया है, जिसमें 11 सीट है, 11 सीट है ना जी। ओबीसी के लिए तो एको गो सीटें ना है, पता चला है, ओबीसी के लिए एको गो सीट ना है, समझ गए। हम सोच रहे थे कि 11 सीट है, अभी हम केबिन में गए तो हम देखे तो ओबीसी के लिए सीटें नहीं है, समझ गए। हम भी रात में बढ़िया से नहीं देख पाए थे। तो देखिए, एक्साइज का नोटिफिकेशन आ गया है, तो आगे जो मेन दरोगा है उसका भी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। मई माह है, हमको लगता है कभी भी आ सकता है। अगर मई में नहीं आता है तो जून में तो आ ही जाएगा। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, कभी भी अब नोटिफिकेशन आ सकता है। नोटिफिकेशन आने का दौर आपको प्रारंभ हो गया है, अब कभी भी आ सकता है। और इसको लेकर बहुत बच्चा मैसेज किया कि क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। कुछ नहीं, सीधा दिमाग में भर लीजिए, पूरे सिलेबस को एक बार देख लेना है, पूरे सिलेबस को एक बार देख लेना है। आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, पूरे सिलेबस को देख लेना है, पूरे सिलेबस को पढ़ लेना है, और इसके बाद टेस्ट मारते रहना है। यही स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। बाद बाकी कुछ भी स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी रणनीति नहीं होनी चाहिए, समझ गए। तो हम क्या बोल रहे हैं, गौर से सुनिएगा। पूरे सिलेबस को देख लेना है। अगर आपके बैच की बात करें तो आप सभी लोग को लगभग में ऑनलाइन भी फैसिलिटी उपलब्ध करवा दिया गया है, और इस बैच में पॉलिटी का वीडियो, ज्योग्राफी का वीडियो, हिस्ट्री का वीडियो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हर चीज का वीडियो अपलोड है, समझ गए। तो आप पूरे सिलेबस को देखिए, थोड़ा बहुत करके थोड़ा थोड़ा बाकी है, तो वो भी जो है आपको कंप्लीट करवा देंगे, क्लियर है। तो ये चीज है, पूरे सिलेबस को देखिए, और उसके अलावा जो है 8 से 10 टेस्ट मारिए, और साथ ही साथ जो है अगर आप डेली टेस्ट में आना चाहते हैं तो डेली टेस्ट में भी आ जाइए। तीनों कॉम्बो पैक है, समझ गए। जैसे KFC सब में जाते होंगे ना जी, तो रहता है ना कि जो है फ्रेंच फ्राई हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, लेग पीस हो गया, तीनों का कॉम्बो मिला करके 600, 700, 800 में देता है। तो वही बात है, अगर सब चीज को मिला करके करेंगे, डेली टेस्ट का डिस्कशन, 100 क्वेश्चन मार लेंगे, पढ़ लेंगे, इतना आपके लिए सफिशियंट है। इससे बाहर कुछ नहीं। इससे बाहर अगर जाएगा ना, कोई क्वेश्चन बना करके नहीं आएगा, कोई नहीं। पूरे बिहार की बात हम कर रहे, पूरे भारतवर्ष की बात हम कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष का कोई छात्र बना करके नहीं आएगा, समझ गए। इससे बाहर अगर जाएगा तो आपको सिर्फ यही 3 काम करना है। टेस्ट में भाग लेना है, डेली टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन वाले में भाग लेना है, बैच करना है, बस और कुछ नहीं करना है। और ये 3 के अलावे चौथा, घर पे जाकर के उसी का बार बार रिवीजन करना है, और जो होमवर्क देते हैं उसको करना, और क्या करना है। सब चीज तो करवाइए देते हैं, क्या छोड़ते हैं जी, है होमवर्क करवाइए देते हैं, पढ़ा देते ही हैं, टेस्ट करवा ही दे रहे हैं, अब क्या चाहिए। तो ज्यादा कंफ्यूजन में मत रहिए। बहुत लड़का लड़की जो है ना इधर उधर भटक रहा है, ठीक है, इधर उधर भटक रहा, मेरा ही विद्यार्थी है, भटकने दीजिए ना, कोई दिक्कत ना है, आराम से भटकिए, ठीक है। देखिए ये लड़का है लगभग 1.5 साल से पढ़ रहा है, इधर उधर एकदम नहीं भटकता है, समझ गए, और रेगुलर क्लास किया है। और इधर जो है आपके इस बैच की है वो लड़की भी है, वो भी बड़ी कंटिन्यू रहती है,
वो लड़की नया आई है, वो लड़की टेस्ट में टॉप भी करती है। हाँ वहां पे है, वो लड़की है, हाँ वो लड़की है। टेस्ट में आप टॉप नहीं किए जी, हमको लग रहा था आप ही कीजिएगा टॉप, समझिए। वो लड़की है, वो भी टेस्ट सब में टॉप करती है, समझ गए। ये लड़की पे तो ज्यादा मेरा ध्यान नहीं पड़ा है, ये भी पता नहीं रेगुलर रहती होगी तब तो टॉप की है, रेगुलर रहती है उतना ध्यान नहीं पड़ा। वो टॉप करती है बार बार, नहीं वो लड़की टॉप बार बार करती है, जो टॉपर होता है उस पर ध्यान बार बार न जाता है जी, समझ गए। तो ये चीज है। तो जो भी रेगुलर रहेगा, एक मुश्त होकर पढ़ेगा, ज्यादा इधर उधर नहीं करेगा, रिजल्ट का गारंटी हम ले सकते हैं। हम इस लड़का के रिजल्ट का गारंटी ले सकते हैं, उस लड़की चश्मा वाली का भी रिजल्ट का गारंटी ले सकते हैं। भले वो आज टेस्ट में टॉप नहीं किया, उससे मतलब ना है। इस सब विद्यार्थी का हम रिजल्ट का गारंटी ले सकते हैं। और हम आपको बता रहे हैं 11 सीट में भी ये लोग में इतना कैपेसिटी है, 11 सीट में ये लोग क्वालिफाई कर सकता है, इतना कैपेसिटी है ये लोग में, समझ गए। तो ये चीज है, रेगुलर रहिए, ज्यादा इधर उधर भटकिए नहीं, जो करवाते हैं वो कीजिए ना, सफिशियंट है। अब आइए पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद, देखिए जो स्वामी विवेकानंद है, और एक बात तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, हमेशा हम बोलते हैं रिजल्ट तो सबका नहीं होता है, पढ़ता सब कोई है लेकिन रिजल्ट सबका नहीं होता है, समझे। और रिजल्ट का मतलब यहां पर पीटी में रिजल्ट हो जाना, मेंस में रिजल्ट हो जाना नहीं, फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट बहुत कम लोग का होता है। और जब हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं, दोनों लड़का लड़की का फाइनल रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं, इन लोग का रिजल्ट दुनिया का कोई ताकत नहीं रोकेगा। किसी भी जीएस आधारित परीक्षा, दरोगा क्या, किसी भी जीएस आधारित परीक्षा में ये सब बहुत बेहतर करेगा, समझ गए। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को, 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता प्रेसिडेंसी में हुआ था। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता प्रेसिडेंसी में हुआ था। और स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त, नाथ दत्त, और इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी, इनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। और इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम था। और स्वामी विवेकानंद के विषय में कहा जाता है कि ये अपनी माता भुवनेश्वरी देवी से, ये अपनी माता भुवनेश्वरी देवी से काफी ज्यादा प्रभावित थी, भुवनेश्वरी देवी से काफी ज्यादा प्रभावित थी। और भुवनेश्वरी देवी बहुत ही धार्मिक महिला थी, आध्यात्मिक महिला थी, धार्मिक और आध्यात्मिक महिला थी भुवनेश्वरी देवी। और इन्हीं के प्रभाव के कारण स्वामी विवेकानंद धार्मिक और आध्यात्मिक हो पाए थे। और स्वामी विवेकानंद का मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुआ, रामकृष्ण परमहंस से हुआ। रामकृष्ण परमहंस, जो रामकृष्ण परमहंस है, ये कलकत्ता में एक काली मंदिर था, कलकत्ता में एक काली मंदिर था, उस काली मंदिर के ही पुजारी हुआ करते थे रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस से जब स्वामी विवेकानंद की मुलाकात हुई तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से काफी ज्यादा प्रभावित हुए, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से काफी ज्यादा प्रभावित हुए। और स्वामी विवेकानंद ने अतिशीघ्र रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मान लिया, अर्थात स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वे आपको रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वे कौन थे, आपको रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम है वह है गदाधर चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय, इनका मूल नाम है गदाधर चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय। और गदाधर चट्टोपाध्याय को ही रामकृष्ण परमहंस कहा जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और जो रामकृष्ण परमहंस थे
ह्यूमैनिटी मानवतावादी विचारधारा से ओतप्रोत थे। अब कहिएगा मानवतावादी विचारधारा क्या होता है? वह विचारधारा जिस विचारधारा के अंतर्गत सबसे ज्यादा महत्व मानव का होता है, वह विचारधारा जिस विचारधारा के अंतर्गत सबसे ज्यादा महत्व मानव का होता है, उसी को मानवतावादी विचारधारा कहा जाता है, उसी को मानवतावादी विचारधारा कहा जाता है। और जो मानवतावादी विचारधारा है, जो मानवतावादी विचारधारा है, उस विचारधारा के अंतर्गत मानव सेवा को ही सबसे बड़ी सेवा माना जाता है। मानव सेवा को ही सबसे बड़ी सेवा जो है माना जाता है। और रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को मानव सेवा करने को लेकर प्रेरित किए। रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होकर ही स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और भारत का भ्रमण करते हुए भारत की गरीबी, भारत की भूखमरी, भारत की गरीबी और भारत की भूखमरी को स्वामी विवेकानंद ने परखा। स्वामी विवेकानंद ने समझा कि भारत में कितनी अधिक गरीबी है, कितनी अधिक भूखमरी है, कितनी अधिक बेरोजगारी है। इन चीजों को स्वामी विवेकानंद ने भारत भ्रमण के क्रम में जो है महसूस किया। और जब स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण कर रहे थे, तो भारत भ्रमण के क्रम में ही उनकी मुलाकात राजस्थान के खेतरी महाराज, राजस्थान में एक छोटा सा देसी रियासत पड़ता था खेतरी, राजस्थान के खेतरी महाराज अजीत सिंह, राजस्थान के खेतरी महाराज अजीत सिंह से स्वामी विवेकानंद की मुलाकात हुई। और उस समय स्वामी विवेकानंद नहीं कहलाता था, बल्कि उस समय स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ दत्त कहलाता था, नरेंद्रनाथ दत्त कहलाता था। तो जो नरेंद्रनाथ दत्त था, उनकी मुलाकात खेतरी महाराज अजीत सिंह से हुई और अजीत सिंह ने ही नरेंद्रनाथ दत्त को नाम स्वामी विवेकानंद दिया। जो अजीत सिंह है, अजीत सिंह ने ही जो है आपको नरेंद्रनाथ दत्त को, नरेंद्रनाथ दत्त को क्या नाम दिया? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद की लोकप्रियता का, स्वामी विवेकानंद की लोकप्रियता का जो सबसे बड़ा कारण है, वो है उनके द्वारा दिया गया जनभाषण अमेरिका के शिकागो में। उनके द्वारा अमेरिका के शिकागो में दिया गया जनभाषण उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण बना, उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण बना। देखिए, आपको अमेरिका के भीतर प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, अमेरिका के भीतर शिकागो नामक शहर में, अमेरिका के भीतर शिकागो नामक शहर में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में, अमेरिका के भीतर प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में, अमेरिका के भीतर प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुआ। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, या यूं कहे सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए, या यूं कहे हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए, हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए, लेकिन ज्यादा यह कहना उचित होगा कि सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए यह धर्म सम्मेलन था, विश्व धर्म सम्मेलन था।
इसमें विश्व में जितने भी धर्म प्रचलित थे, जितने भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, जरस्तु, जितने भी धर्म प्रचलित थे, विश्व के सभी धर्म के धर्म गुरु, विश्व के सभी धर्म के धर्म गुरु इसमें शामिल हुए थे, जिसमें सनातन धर्म, जिसमें सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व, जिसमें सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए अमेरिका के शिकागो शहर स्वामी विवेकानंद पहुंचे थे। स्वामी विवेकानंद पहुंचे थे और स्वामी विवेकानंद भारत से गए थे, और जो 1893 का वर्ष है, इस समय भारत गुलाम था, और भारत के लोगों को इस समय गुलाम देश का नागरिक कहकर पुकारा जाता था। भारत के लोगों को इस समय गुलाम देश का नागरिक कहकर पुकारा जाता था। जैसे अभी अपने भारत की ही अगर आप बात करेंगे, तो अगर बिहार के लोग कहीं भी जाते हैं, तो बिहार के लोगों को भारत के भीतर ही अन्य राज्य में काफी हीन भावना से देखा जाता है, काफी हीन भावना से देखा जाता है, और बिहार के लोगों को भारत के अन्य राज्य में काफी हीन भावना से जो देखा जाता है, इसके पीछे कुछ कारण है। क्या कारण है? तो कारण यह है, बिहार में उद्योग नहीं है, बिहार के मजदूर काम करने के लिए दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो यह भी कारण है कि हीन भावना से देखा जाता है कि बिहार के भीतर इन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तभी आ रहा है, मतलब इनके अपने घर में रोजगार नहीं है, तभी आ रहा है। दूसरा चीज, कोई कोई बिहारी इतना गलत कर देता है, कहीं कहीं कोई बिहारी चोरी कर लेगा, कोई बिहारी किसी अन्य राज्य में जाकर किसी को मार देगा, मार के भाग जाता है। तो ये सब कारण है जिस वजह से बिहार के लोगों को काफी हीन भावना से देखा जाता है। लेकिन एक दो लोग ऐसे होते हैं, हर लोग ऐसे नहीं होते हैं, हर कोई ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन एक्का दुक्का के कारण जो है सब बदनाम हो जाता है। तो भारत, जैसे आज के डेट में बिहार के लोगों को भारतवर्ष में ही हीन भावना से देखा जाता है, लेकिन उस समय भारत के लोगों को लगभग सभी देशों में हीन भावना से ही देखा जाता था। और उसके पीछे कारण यह था कि भारत उस समय ब्रिटेन का गुलाम था, और भारत के लोगों को गुलाम देश का नागरिक कहकर पुकारा जाता था। भारत के लोगों को गुलाम देश का नागरिक कहकर पुकारा जाता था, और स्वामी विवेकानंद गुलाम देश के नागरिक थे। इसलिए इस सम्मेलन में लोगों ने यह प्रयास किया कि स्वामी विवेकानंद को बोलने का मौका नहीं मिले। स्वामी विवेकानंद को इस धर्म सम्मेलन में बोलने का मौका नहीं मिले, क्योंकि स्वामी विवेकानंद गुलाम देश का नागरिक है, गुलाम देश का नागरिक है। लेकिन फिर भी स्वामी विवेकानंद को अंततः बोलने का मौका मिला, और जब बोलने का मौका मिला तो स्वामी विवेकानंद ने जो भाषण दिया, उस भाषण की शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के भाइयों और बहनों शब्द से किया। अमेरिका के भाइयों और बहनों शब्द से किया। एक तो जो भी लोग वहां पर भाषण दे रहा था, सब अपने धर्म के बड़ाई से, मतलब हमारा धर्म ये है, हमारा धर्म वो है, हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, इन चीजों से भाषण की शुरुआत करता था। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका के भाइयों और बहनों से किया। दूसरी बात, सभी धर्म के धर्म गुरु सिर्फ अपने धर्म की अच्छाई को बता रहा था, सिर्फ अपने धर्म की अच्छाई को बता रहा था, और सभी धर्म के धर्म गुरु इसके अलावे
जो है आपको उनका धर्म कैसे आगे बढ़ेगा इस बात की चर्चा कर रहा था। लेकिन स्वामी विवेकानंद जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने सनातन धर्म की अच्छाई और बुराई दोनों प्रकार की बातों से लोगों को अवगत करवाया। और स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण के क्रम में ज्यादा जोर धर्म पर ना देकर मानवतावादी विचारधारा पर दिया, मानवतावादी विचारधारा पर दिया। स्वामी विवेकानंद के अनुसार धर्म का महत्व अपने जगह है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन धर्म के ऊपर भी कोई धर्म है। हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये जो धर्म है, इस धर्म के ऊपर जो धर्म है और इस धर्म के सबसे ऊपर जो धर्म है वह मानवतावादी धर्म है, वह मानवतावादी धर्म है। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में, अपने भाषण के क्रम में इस बात पर जोर दिया, स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में और अपने भाषण देने के क्रम में इस बात पर जोर दिया कि हम सभी के धर्मों से बढ़कर भी एक धर्म है, वह मानवतावादी धर्म है। मानव का कल्याण कैसे हो, इसको लेकर हमें चिंता करनी चाहिए। हमें सिर्फ अपने धर्म विशेष के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम ईसाई धर्म के हैं तो ईसाई धर्म कैसे आगे बढ़ेगा, हम पारसी धर्म के हैं तो पारसी धर्म कैसे आगे बढ़ेगा। हमें सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें जो है आगे बढ़कर पूरे विश्व के लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, पूरे विश्व के लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिए गए भाषण के क्रम में जो उनका विचार था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिए गए भाषण के क्रम में जो उनका विचार था, उस विचार से वहां के लोग काफी प्रभावित हुए। लोगों को लगने लगा कि एक गुलाम देश के नागरिक का ऐसा सोच कैसे हो सकता है। भारत गुलाम देश था, एक गुलाम देश के नागरिक का इतना स्वतंत्र विचार कैसे हो सकता है, इतना स्वतंत्र विचार कैसे हो सकता है। तो वही भाषण स्वामी विवेकानंद को लोकप्रिय बनाया और इस भाषण के बाद उनको मानने वाले लोगों की काफी ज्यादा संख्या हो गई। और फिर इस क्रम में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, इन तमाम देशों की यात्रा की और अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया। और फिर स्वामी विवेकानंद भारत आए और भारत आने के बाद स्वामी विवेकानंद ने अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के उद्देश्य से 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। रामकृष्ण मिशन कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय बेलूर मठ हुआ करता था। कालांतर में जाकर के कई अन्य शहरों में रामकृष्ण मिशन के क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए और इस रामकृष्ण मिशन के माध्यम से ही स्वामी विवेकानंद अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित किए। और इतना ही नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद ने कई सारे पत्र पत्रिकाओं को भी निकालने का काम किया। कई सारे पुस्तकों की भी रचना उनके द्वारा की गई और पत्र पत्रिका और पुस्तक के माध्यम से स्वामी विवेकानंद अपनी विचारधारा को ही प्रचारित प्रसारित कर रहे थे। जो पत्र पत्रिका था और जो पुस्तक था, उन पुस्तकों के माध्यम से अपनी विचारधारा को ही स्वामी विवेकानंद जो है प्रचारित प्रसारित करने का काम कर रहे थे। इस क्रम में स्वामी विवेकानंद की अगर हम लोग बात करें तो स्वामी विवेकानंद जो है ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, प्रबुद्ध भारत, वर्तमान भारत, वेदांत फिलॉसफी,
ये तमाम साहित्यों की रचना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ये सभी प्रकार के साहित्यों की रचना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। और फिर बाद के वर्षों में जाकर द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ। और द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन की अगर हम लोग बात करें तो जो द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन है, द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन है, यह आपको 1900 ईस्वी में पेरिस में आयोजित हुआ था। 1900 ईस्वी में पेरिस में आयोजित हुआ था। अब भारत का प्रतिनिधित्व प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने किया और स्वामी विवेकानंद ने उस सम्मेलन में भाषण देकर भारत को एक नई पहचान दिया। स्वामी विवेकानंद का जो 1893 का भाषण था, उस भाषण ने भारत को एक नया पहचान दिया। तो यह तो तय ही था कि द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भी स्वामी विवेकानंद ही भाग लेंगे और द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ही भाग भी लिए। द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भी स्वामी विवेकानंद ही भाग लिए। इस धर्म सम्मेलन में भी स्वामी विवेकानंद ही भाग लिए। और कुछ ही वर्षों के बाद स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया। स्वामी विवेकानंद का निधन जो है आपको 4 जुलाई 1902 4 जुलाई 1902 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद का जो है आपको निधन हो गया। समझ गए, निधन हो गया। और देखिए उनके द्वारा कई सारे स्लोगन दिए गए हैं, कई सारे नारे दिए गए हैं। उनके कई सारे नारे हैं। जैसे हम आपको बता दें, उनका एक नारा है, आज हिंदू धर्म मत छुओ वाद बन गया है। दूसरा नारा है, हिंदू संस्कृति के ऊपर कटाक्ष करते हुए उन्होंने यह कहा कि आज हमारे ईश्वर हमारे रसोई घर में बसते हैं, हमारे खाना बनाने के बर्तन में बसते हैं। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि जो है आपको जब तक करोड़ों लोग भूखे हैं तब तक मैं सभी लोगों को देशद्रोही मानता हूं जो उनके खर्च पर ही शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो उनके खर्च पर ही शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन सभी लोगों को मैं देशद्रोही मानता हूं। फिर स्वामी विवेकानंद ने 1893 के अमेरिका के शिकागो सम्मेलन में जो भाषण दिया था, उस भाषण के क्रम में एक स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया था। और उस भाषण के क्रम में उनके द्वारा जो है एक स्टेटमेंट यह दिया गया था कि अगर पश्चिमी जगत, ये पश्चिमी जगत, अगर पश्चिमी जगत के भौतिकवाद और ये पूर्वी जगत, और पूर्वी जगत के आध्यात्मवाद, ये पूर्वी जगत हो गया और ये पश्चिमी जगत हो गया। तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 के अपने भाषण में यह कहा था कि अगर पश्चिमी जगत के भौतिकवाद और पूर्वी जगत के आध्यात्मवाद को मिला दिया जाए, दोनों का समन्वय कर दिया जाए, तो यह मानव के कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग होगा। यह मानव के कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग होगा। उनका यह स्टेटमेंट जो है काफी प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, काफी प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। और उनके इस स्टेटमेंट को आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। परीक्षा के लिहाज से यह पूछा जाने वाला स्टेटमेंट में से सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि किसने यह कहा कि यदि पश्चिम के भौतिकवाद और पूरब के आध्यात्मवाद का आपस में समन्वय कर दिया जाए, इसको आपस में मिला दिया जाए, तो यह मानव के कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। यह बात, यह स्टेटमेंट उनका स्पेशली जरूर याद रखिएगा। और जो एक स्टेटमेंट है, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो उन्होंने जो यह स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने यह स्टेटमेंट आपके जीवन के एक दिन के संदर्भ में नहीं दिया है। उन्होंने यह स्टेटमेंट आपके संपूर्ण जीवन के संदर्भ में दिया है। अब वो बुधवार के दिन आपको उठने जागने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनके कहने का मतलब है कि आप हमेशा के लिए जागिए,
आप हमेशा के लिए जागिए, और हमेशा के लिए जागिए मतलब आप जागरूक होइए और अपना लक्ष्य बनाइए, और लक्ष्य बना करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कीजिए, और जब तक वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक काम करते रहिए। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो आप जागरूक हैं, अगर आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आप पढ़ रहे हैं तो आप जागरूक हैं, आप उठ चुके हैं, आप उठ चुके हैं, और आप बिहार दरोगा बैच में पढ़ रहे हैं, मतलब आपका लक्ष्य बिहार दरोगा बनना है, मतलब जो है आपका लक्ष्य भी क्लियर है। बस जरूरत है तब तक काम करते रहने की जब तक कि आप अंतिम रूप से सफल नहीं हो जाते हैं। जब तक कि आप अंतिम रूप से सफल नहीं हो जाते हैं तो लगातार मेहनत करते रहिए। देखिए, मेहनत के बल पर ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लगातार लगे रहिए, पढ़ते रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए। देखिए, खाइए और सोइए, और उसके अलावा तीसरा काम पढ़ना है, पढ़ना, खाना, सोना, यही 3 काम आपके जीवन में अभी होना चाहिए। चौथा काम कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए चौथा, समझ गए? तो ये स्वामी विवेकानंद के विषय में हुआ। अब कुछ चीज जो है यहां पर हम आपको स्वामी विवेकानंद के विषय में लिखाना चाहेंगे, जो बात नोट में नहीं है तो लिखिएगा, दीजिए थोड़ा सा, नोट में ही लिखिएगा आप कि कॉपी में? कॉपी में लिखते हैं, दीजिए। गुरुजी लोग कुछ लिखिए तो। गुरुजी लोग लिखिए तो। हाँ, लिखिएगा। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, प्रबुद्ध भारत, वर्तमान भारत, वर्तमान भारत, वेदांत फिलोसफी, वेदांत फिलोसफी, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, प्रबुद्ध भारत, वर्तमान भारत, वेदांत फिलोसफी इत्यादि जैसे पत्र पत्रिका की रचना की। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, 1893 में 1893 में अमेरिका के शिकागो में अमेरिका के शिकागो में 1893 में अमेरिका के शिकागो में 1893 में अमेरिका के शिकागो में
भाषण देने के क्रम में 1893 में अमेरिका के शिकागो में भाषण देने के क्रम में उन्होंने कहा कि यदि पश्चिम के भौतिकवाद और पूर्व के अध्यात्मवाद का समन्वय कर दिया जाए, समन्वय मतलब मिला दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए। यदि पश्चिम के भौतिकवाद और पूर्व के अध्यात्मवाद का समन्वय कर दिया जाए तो यह मानव के कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग होगा। इसके अलावे भी जो है, उसमें लिखना न है, इसके अलावे भी जो है उनका कुछ स्टेटमेंट है जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। नीचे से 1-2 लाइन लिखिएगा। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट, विवेकानंद ने कहा है कि, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, विवेकानंद ने कहा है कि जब तक करोड़ों भारतीय भूखे और अज्ञानी है, जब तक करोड़ों भारतीय भूखे और अज्ञानी है, जब तक करोड़ों भारतीय भूखे और अज्ञानी है, तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं, तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हीं के खर्चों पर शिक्षा ग्रहण करता है, जो उन्हीं के खर्चों पर शिक्षा ग्रहण करता है, जो उन्हीं के खर्चों पर शिक्षा ग्रहण करता है, परंतु जो उन्हीं के खर्चों पर शिक्षा ग्रहण करता है, परंतु उनकी परवाह बिल्कुल भी नहीं करता है, परंतु उनकी परवाह बिल्कुल भी नहीं करता है, परंतु उनकी परवाह बिल्कुल भी नहीं करता है। परंतु उनकी परवाह बिल्कुल भी नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, विवेकानंद का मानना है कि धर्म ना पुस्तकों में है,
धर्म ना पुस्तकों में है, धर्म ना पुस्तकों में है, कोमा, धर्म ना पुस्तकों में है, ना बौद्धिक विकास में, धर्म ना पुस्तकों में है, धर्म ना पुस्तकों में है, कोमा, ना बौद्धिक विकास में, ना तर्क में, ना तर्क में, ना सिद्धांत में, ना सिद्धांत में, ना सिद्धांत में, बल्कि धर्म आत्मज्ञान में है, बल्कि धर्म आत्मज्ञान में है, बल्कि धर्म आत्मज्ञान में है। धर्म ना पुस्तकों में है, ना बौद्धिक विकास में, ना शिक्षा में, ना तर्क में, ना सिद्धांत में, बल्कि धर्म आत्मज्ञान में है, बल्कि धर्म आत्मज्ञान में है, धर्म आत्मज्ञान में है। आगे, स्वामी विवेकानंद का मानना था कि स्वामी विवेकानंद का मानना था कि स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मानना था कि मानना था कि आज हमारा धर्म आज हमारा धर्म रसोई घर में, आज हमारा धर्म रसोई घर में रह गया है तथा हमारे भगवान तथा हमारे भगवान तथा हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में 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 आ गए हैं। मतलब जो छुआछूत वाली व्यवस्था थी कि जो है दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, दलितों को जो है उच्च वर्ग के लोग अपने थाली में नहीं खिलाता था, अपने शरीर में सटने नहीं देता था, उसके ऊपर ही कटाक्ष है ये स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए, तो ये सब बात भी जो है आप याद रख लीजिएगा। अब आइए एक सेकंड में याद करते हैं चीजों को। लीजिए, बताइए स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ है? कब हुआ है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया? किसके जन्म दिवस? किसके जन्म दिवस को? इनके पिता कौन थे? पिता कौन थे? माता? माता? इनके बचपन का नाम? बचपन का नाम? इनके गुरु? इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम? अच्छा, इसके बाद बताइएगा नरेंद्रनाथ दत्त को, नरेंद्रनाथ दत्त उसके बचपन का नाम था ना जी, नरेंद्रनाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया? खेत्री महाराज? खेत्री महाराज? नरेंद्रनाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया? चलिए, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ है? कब हुआ है? प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ है? कहां हुआ है? अमेरिका के। भारत के तरफ से नेतृत्व किसने किया? किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। और स्वामी विवेकानंद कहां दिए गए भाषण से लोकप्रिय हो? कहां दिए गए भाषण? और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया? कब किया? द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ है? कहां हुआ है? कहां हुआ है?
प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ है? 1800 कहां? अमेरिका के द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ? कब हुआ है? कहां हुआ है? दोनों में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? स्वामी विवेकानंद का निधन कब हुआ? 4 जुलाई 1900। ज्ञान योग किसकी रचना है? कर्म योग, राजयोग, प्रबुद्ध भारत, वर्तमान भारत, वेदांत फिलॉसफी, ये सब किसकी रचना है? स्वामी। और किसने यह कहा है कि अगर पश्चिम के भौतिकवाद और पूर्व के आध्यात्मवाद को मिला दिया जाए तो वह मानव के कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग होगा? किसने कहा है? आज हिंदू धर्म मच्छुवाद बन गया है, किसने कहा है? और इसके बाद जो है किसने यह कहा है कि आज हमारे जो है भगवान रसोई घर में, आज हमारे धर्म रसोई घर में और हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में आ गए? स्वामी विवेकानंद। और किसने यह कहा है कि जब तक करोड़ों लोग भूखे हैं तब तक जो है मैं उन सभी लोगों को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हीं के खर्चे पर पलते हैं लेकिन उनकी परवाह बिल्कुल भी नहीं करते? किसका स्टेटमेंट? स्वामी विवेकानंद। अब देखिएगा नोट में अगर आप देखेंगे तो इसके बाद जो है संस्था, स्थापना वर्ष, स्थल, संस्थापक, प्रमुख उद्देश्य, ये जो कॉलम है बड़ी महत्वपूर्ण है अभी जहां तक बताए हैं। और ये जो कॉलम है निश्चित तौर पर यहां से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, 100% आएगा, नहीं आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। तो नोट में जो ये कॉलम है संस्था, स्थापना वर्ष, स्थल, संस्थापक, प्रमुख उद्देश्य, इसको याद करना है आपको। क्या करना है? याद करना है। तो हम आपको यहां पर याद करवा देते हैं, नोट है ना सबके सामने? हाँ, तो इसमें देखिए मूल तौर पर हम जो है 3 गो चीज याद करवाएंगे, 2 गो चीज याद करवाएंगे। संस्था की स्थापना कब हुई है, संस्थापक कौन है, बाद बाकी कहां हुआ है और इसका उद्देश्य क्या है, इसको आप अपना पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो संस्था का स्थापना वर्ष और संस्थापक कौन है, ये बात हम आपको याद करवाएंगे। नोट में है, मेरे साथ है, ये याद कीजिए। और इसमें तो दिमाग लगाना कुछ है नहीं, अब है तो यह तो है, समझ गए? इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? थोड़े कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो आपको याद ही करना होगा। अब ब्रह्म समाज की स्थापना 1814 में हुई, तो इसमें हम क्या करेंगे? आप ना याद कीजिएगा, हम क्या करेंगे? आइए, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई? 1800। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई है? 1800। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई है? इसके संस्थापक ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? इसके संस्थापक धर्म सभा की स्थापना कब हुई है? धर्म सभा की स्थापना कब हुई है? 1800। इसके संस्थापक धर्म सभा की स्थापना कब हुई है? धर्म सभा की स्थापना कब हुई है? इसके संस्थापक राधाकांत। यहां पर समझिए, राजा राम मोहन राय का सहयोगी था राधाकांत देव, लेकिन बाद में दोनों में मतभेद हो गया। दोनों में मतभेद सती प्रथा को लेकर हुआ। राधाकांत देव सती प्रथा का समर्थन करते थे, वो कहते थे कि सती प्रथा ठीक है, अच्छी व्यवस्था है। राधाकांत देव कहते थे कि सती प्रथा अच्छी व्यवस्था है, ठीक है ये। लेकिन राजा राम मोहन राय का मानना था कि नहीं, सती प्रथा गलत है। तो राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा का अंत करवाया, उसका विरोध राधाकांत देव ने किया, और राजा राम मोहन राय का विरोध करने, सती प्रथा का समर्थन करने
और ब्रह्म समाज का विरोध करने के उद्देश्य से ही राधाकांत देव ने धर्म सभा नामक संगठन की स्थापना की थी। तो यहां पर ऐसे भी पूछा जाता है, कौन ऐसा संगठन था जो सती प्रथा का समर्थन करता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म सभा। कौन ऐसा संगठन था जो सती प्रथा का समर्थन करता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म सभा। धर्म। और कौन ऐसे व्यक्ति थे या कौन ऐसे समाज सुधारक थे जो सती प्रथा का समर्थन करते थे? राधाकांत। राधाकांत। या इसको ऐसे भी पूछा जाता है, कौन ऐसे समाज सुधारक थे जो राजा राम मोहन राय के विरोधी थे? तो राधाकांत। राधाकांत। यानी चीज एक ही है, लेकिन उसको भाषा में अलग अलग रूप में बदल बदल करके जो है प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये बात समझ में आ रहा है? आए धर्म सभा के संस्थापक, धर्म सभा के संस्थापक आए किस समाज सुधारक ने सती प्रथा का समर्थन किया? राजा राम मोहन राय का विरोध किया, ब्रह्म समाज का विरोध किया। क्लियर? याद रहेगा ना? हाँ, तो अभी तो याद करवाएं, अभी तो याद रहबे करेगा, और 10 दिन के बाद पूछेंगे तो सबको नानी याद आ जाएगा। चलिए आगे। तत्वबोधनी सभा 1800। तत्वबोधनी सभा संस्थापक। तत्वबोधनी सभा संस्थापक मानव धर्म सभा 1800। मानव धर्म सभा, मानव धर्म सभा संस्थापक दुर्गाराम। मानव धर्म सभा के संस्थापक, मानव धर्म सभा के संस्थापक, मानव धर्म सभा के संस्थापक, मानव धर्म सभा के संस्थापक आए याद हुआ? मानव धर्म सभा की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? इसके संस्थापक परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई है? 1800। परमहंस मंडली की स्थापना, परमहंस मंडली की स्थापना, इसके संस्थापक कौन है? परमहंस मंडली के संस्थापक, परमहंस मंडली के संस्थापक। धर्म महामंडल की स्थापना कब हुई है? धर्म महामंडल, धर्म महामंडल, इसके संस्थापक कौन है? पंडित दीनदयाल। राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना कब हुई है? राधा स्वामी आंदोलन, इसके संस्थापक राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक, राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक। वेद समाज की स्थापना कब हुई है? वेद समाज, वेद समाज संस्थापक आए। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहा जाए? आए दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज, पश्चिमी भारत का ब्रह्म समाज प्रार्थना समाज। प्रार्थना आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता। केशव चंद्र सेन नहीं न होगा, देवेंद्रनाथ टैगोर न होगा। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर कीजिए। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई है? प्रार्थना समाज संस्थापक, संस्थापक आर्य समाज, आर्य समाज संस्थापक, संस्थापक। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? आए थियोसोफिकल सोसाइटी, इसके संस्थापक ब्लाटवस्की और कर्नल। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? साधारण ब्रह्म समाज संस्थापक, संस्थापक दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी संस्थापक, संस्थापक। सेवा सदन की स्थापना कब हुई है?
1800। सेवा सदन की स्थापना कब हुई है? संस्थापक इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना, संस्थापक देव समाज संस्थापक देव समाज रामकृष्ण मिशन की स्थापना, संस्थापक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, संस्थापक भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई है? भारतीय हिंदू महासभा संस्थापक पूना सेवा सदन की स्थापना कब हुई है? पूना सेवा सदन संस्थापक रामा सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब हुई है? सोशल सर्विस लीग संस्थापक सोशल सर्विस लीग सेवा समिति की स्थापना कब हुई है? सेवा समिति की स्थापना, इसके संस्थापक सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? इसके संस्थापक श्री राम सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? इसके संस्थापक अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना, संस्थापक अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई है? इसके संस्थापक स्वामी नारायण संप्रदाय, स्वामी नारायण संप्रदाय, इसके संस्थापक भील सेवा मंडल की स्थापना कब हुई है? इसके संस्थापक अमृतलाल विठल दास ठक्कर उर्फ ठक्कर बप्पा। क्लियर है? इसको घर पे जाके याद कर लीजिएगा एक बार फिर से। अब विदेशी समाज सुधारक, आगे आइए, आगे आइएगा आप। देखिए, जैसे हिंदू धर्म और हिंदू समाज में सुधार लाने का काम भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, उसी प्रकार से जो है हिंदू धर्म में जो कुरीतियां फैली हुई थी, जो भी कुरीतियां, बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, ये जो तमाम प्रकार की कुप्रथाएं फैली हुई थी, उसमें सुधार लाने हेतु प्रयास जो है विदेशी समाज सुधारकों ने भी किया। विदेशी समाज सुधारकों में मुख्य तौर पर दो संगठन का नाम आता है, और मुख्य तौर पर जो दो संगठन का नाम आता है, एक संगठन है आपको थियोसोफिकल सोसाइटी, एक संगठन है थियोसोफिकल सोसाइटी, और एक संगठन है आपको यंग बंगाल आंदोलन। एक संगठन है थियोसोफिकल सोसाइटी और एक संगठन है आपको यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन, देखिए इन दोनों संगठनों का भी उद्देश्य जो है हिंदू धर्म और हिंदू समाज में ही सुधार लाना था। जो भी हिंदू धर्म हिंदू समाज में फैली कुरीतियां थी उनको दूर करना इन दोनों संगठनों का भी काम था। इन संगठनों में जो थियोसोफिकल सोसाइटी है, अगर बात हम लोग थियोसोफिकल सोसाइटी की करें तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में हुई है, और 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना जो है आपको न्यूयॉर्क में हुई है। और न्यूयॉर्क के भीतर इसकी स्थापना जो है आपको मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल आलकाट के द्वारा किया गया था। मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल आलकाट के द्वारा जो है आपको थियोसोफिकल सोसाइटी की जो है आपको स्थापना की गई। और इस थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय
मद्रास के अड्डीआर को बनाया गया था, या मद्रास को बनाया गया था। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो है भारत के भीतर मद्रास को बनाया गया था, या मद्रास के अड्डीआर को बनाया गया था। और ये जो थियोसोफिकल सोसाइटी है, भारत के भीतर थियोसोफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय जिसने बनाई है उसका नाम है श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। अगर हम लोग श्रीमती एनी बेसेंट की बात करें तो जो श्रीमती एनी बेसेंट है यह आयरलैंड की रहने वाली थी, लेकिन ये जो है आपको बाद में जाकर थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्या बनी, और थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्या बनने के बाद जो है ये भारत आई, और इनका भारत आगमन हुआ है 1893 ईस्वी में। देखिए 1893 का जो वर्ष है भारतीय इतिहास में एक परिवर्तन बिंदु के तौर पर देखा जाता है। इसके पीछे कई सारे कारण है। 1893 ईस्वी का इतिहास भारत के भीतर एक परिवर्तन बिंदु के तौर पर इसलिए देखा जाता है क्योंकि 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने भारत को एक नई पहचान दिलाई। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका आगमन हुआ। दक्षिण अफ्रीका आगमन हुआ अर्थात महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए, और दक्षिण अफ्रीका में परिपक्व हुए महात्मा गांधी, और 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट का भारत आगमन हुआ। ये तमाम कारण है जिस वजह से 1893 का वर्ष जो है भारतीय इतिहास में एक परिवर्तन बिंदु के तौर पर देखा जाता है। श्रीमती एनी बेसेंट जो कि 1893 ईस्वी में भारत आई, इन्होंने ही थियोसोफिकल सोसाइटी को भारतवर्ष के भीतर लोकप्रिय बनाने का काम किया, और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा ही 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। बनारस के भीतर जो है आपको सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। और यही जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, अगर हम लोग सेंट्रल हिंदू कॉलेज की बात करें तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज ही 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित किया गया था। मदन मोहन मालवीय। देखिए होता क्या था कि समाज सुधारक जो है ना, सबसे पहले लोगों को जागरूक करके सुधार लाने का प्रयास करते थे, लेकिन जागरूकता फैलाने के क्रम में समाज सुधारकों को लगता था कि अगर विद्यालय खोल दिया जाए, उसमें शिक्षा दिया जाए तो लोग जल्दी जागरूक हो जाएंगे। इसलिए अधिकतर समाज सुधारक आप देखेंगे कोई ना कोई संस्था, कोई ना कोई विद्यालय, कोई ना कोई शैक्षणिक संस्थान निश्चित तौर पर खोला है, ताकि उस शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से जो है लोगों को शिक्षित किया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके। इसके बाद यंग बंगाल आंदोलन है। अगर बात हम लोग यंग बंगाल आंदोलन की करें तो जो यंग बंगाल आंदोलन है, यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 ईस्वी में हेनरी लुई विवियन डेरेजियो के द्वारा जो है आपको यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की गई थी। और जो हेनरी लुई विवियन डेरेजियो था, ये फ्रांसीसी क्रांति से काफी ज्यादा प्रभावित था। फ्रांसीसी क्रांति का नाम आप सुने होंगे। फ्रांस के भीतर 1789 से 1799 के बीच जो है आपको फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। उस फ्रांसीसी क्रांति से जो है काफी ज्यादा प्रभावित थे। जो लोग सो रहे हैं सोइए नहीं, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति से जो है डेरेजियो काफी ज्यादा प्रभावित था, और जो डेरेजियो थे, डेरेजियो का यह मांग था, डेरेजियो ने यंग बंगाल आंदोलन के माध्यम से यह मांग किया कि प्रेस को स्वतंत्रता दी जाए। प्रेस के ऊपर अंकुश लगा दिया गया था। प्रेस के ऊपर अंकुश लगा दिया गया था। तो प्रेस के ऊपर जो अंकुश लगाया गया था, प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान किया जाए, प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान किया जाए, एक मांग जो है यंग बंगाल आंदोलन का यह था। दूसरा, जमींदार वर्ग के लोग किसानों का शोषण करता था। तो जमींदार वर्ग के लोग जो किसानों का शोषण करता था, जमींदार वर्ग के लोगों को किसानों का शोषण नहीं करना है, किसानों को जागरूक करने का काम किया। जमींदारों के ऊपर अंकुश लगाने का काम जो है इस संगठन ने किया। और फिर तीसरा जो है इस संगठन का यह मांग था कि भारत के लोगों को भी ब्रिटिश सेवा के अंतर्गत ऊंचे से ऊंचे पदों पर बहाल किया जाए। भारत के लोगों को भी ब्रिटिश सेवा के अंतर्गत जो है ऊंचे से ऊंचे पदों पर जो है बहाल किया जाए। ये सब यंग बंगाल आंदोलन का मांग था। और यंग बंगाल आंदोलन
इन्हीं मांगों के साथ जो है आपको डेरेजियो के नेतृत्व में आंदोलन कर रहा था, जो कि फ्रांसीसी क्रांति से डेरेजियो स्वयं प्रभावित थे। और जो डेरेजियो है, इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, समझ गए। ये कविता सब भी लिखा करते थे, जिस कारण इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है, राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है, सॉरी। इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। और साथ ही साथ जो है इन्हें भारतीय सभ्यता का अग्रदूत, भारतीय सभ्यता का पिता भी कहा जाता है। भारतीय सभ्यता का अग्रदूत और भारतीय सभ्यता का पिता भी जो है आपको डेरेजियो को कहा जाता है। क्लियर है? तो ये है। और इन संगठनों का भी, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, यंग बंगाल आंदोलन है, हिंदू धर्म, हिंदू समाज में जो भी कुरीतियां फैली हुई थी, उन्हीं के ऊपर जो है कड़ा प्रहार इन संगठनों के माध्यम के द्वारा जो है आपको किया गया था। तो आइएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? 1800। कहां हुई है? कहां हुई है? इसके संस्थापक, इसके संस्थापक मैडम वलाटवस्की और कर्नल, इसके संस्थापक। अच्छा, इसका मुख्यालय भारत में कहां बना? थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में। थियोसॉफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय किसने बना, किसने बनाई? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय किसने बनाई? कहां की रहने वाली थी? आयरलैंड। कहां की रहने वाली थी? कहां की रहने वाली थी? और इनका भारत आगमन कब हुआ? भारत आगमन कब हुआ है? बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई है? बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800। बनारस में संस्कृत हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई है? और सेंट्रल हिंदू कॉलेज के संस्थापक, सेंट्रल हिंदू कॉलेज के संस्थापक, सेंट्रल हिंदू कॉलेज के संस्थापक, यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज बाद में जाकर क्या कहलाया? क्या कहलाया? सेंट्रल हिंदू कॉलेज बाद में जाकर क्या कहलाया? बीएचयू की स्थापना कब हुई है? बीएचयू की स्थापना कब हुई है? बीएचयू के संस्थापक, बीएचयू के संस्थापक, बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कब हुई है? यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1800। यंग बंगाल आंदोलन के समर्थक के संस्थापक, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक आए कौन क्रांति से प्रभावित था? कौन क्रांति से प्रभावित था? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी, भारतीय सभ्यता का अग्रदूत, भारतीय सभ्यता का पिता आए। चलिए भाई जी लोग पलटिए पेज नंबर 141, 141, 141 में ऊपर से पहला, दूसरा, तीसरा लाइन। एनी बेसेंट ने इंग्लैंड के होम रूल लीग की भांति भारत में होम रूल लीग की स्थापना की तथा स्वराज के आंदोलनों में महती भूमिका निभाई, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां पर इंग्लैंड के जगह पर होगा आयरलैंड, इंग्लैंड के जगह पर होगा आयरलैंड। क्या होगा? आयरलैंड। चलिए अब नोट में एक आध गो पॉइंट लिखिए, तो नोट में एक आध गो पॉइंट लिखिए, तो लिखिएगा। डेरेजियो को, डेरेजियो को, डेरेजियो को, डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि, डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि, डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि
कहा गया है, कहा गया है, नेक्स्ट पॉइंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, नेक्स्ट पॉइंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरेजियो को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरेजियो को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरेजियो को, डेरेजियो को, डेरेजियो को हमारी सभ्यता का पिता, हमारी सभ्यता का पिता और अग्रदूत, हमारी सभ्यता का पिता और अग्रदूत, हमारी सभ्यता का पिता और अग्रदूत कहा है, हमारी सभ्यता का पिता और अग्रदूत कहा है। नेक्स्ट, यंग बंगाल आंदोलन की प्रमुख मांग निम्न थी, नेक्स्ट पॉइंट, यंग बंगाल आंदोलन की प्रमुख मांग निम्न थी, नेक्स्ट पॉइंट, यंग बंगाल आंदोलन की प्रमुख मांग निम्न थी। यंग बंगाल आंदोलन की प्रमुख मांग निम्न थी। यंग बंगाल आंदोलन की प्रमुख मांग निम्न थी। अरे इतना क्वेश्चन बाकी है, ये सब क्वेश्चन क्या होता है, ये सब क्वेश्चन को नीचे में काहे नहीं देते हैं बताइए, सब साला सब क्या बताएं सब। है ठीक हो गया, हाँ लिखा रहे थे, लिखे ऑनलाइन वाले थोड़ा सा जो है इंटरनेट कट गया था तो कुछ और लिखाए हैं, आपका इंतजार कर रहे थे हम। चलिए छूटा नहीं ना है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है कि छूटा भी है, हैं? बफरिंग के लिए, वो तो बफरिंग हो रहा था तो बोलवे नहीं करेगा, लिखा है ना, हाँ क्या लिखा रहे थे भाई महाराज आप लोग, लेकिन जानते हैं एकदम नहीं सुधरने वाले, ठीक है, कॉपी में लिखना चाहिए, बताइए बढ़िया सुंदर नोट को गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है भाई। हम बोले कॉपी में या नोट में, जहां लिखना है लिखिए, हम ही तो नहीं बोले कि नोटे में लिखिए। कोनो एगो थोड़े है कि मार लेंगे, काहे मारेंगे, हम नहीं न मारेंगे, मारेंगे आप लोग भाग जाते हैं। यंग बंगाल आंदोलन की प्रमुख मांग निम्न थी, यंग बंगाल आंदोलन की प्रमुख मांग निम्न थी। एक नंबर में प्रेस की स्वतंत्रता, एक नंबर में प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। दो नंबर में, दो नंबर में, दो नंबर में दो नंबर में जमींदारों को, जमींदारों के शोषण से किसानों को बचाना, जमींदारों के शोषण से किसानों को बचाना, जमींदारों के शोषण से किसानों को बचाना, जमींदारों के शोषण से किसानों को बचाना। जमींदारों के शोषण से किसानों को बचाना, जमींदारों के शोषण से किसानों को बचाना, किसानों को बचाना। आगे, ब्रिटिश सेवा में उच्च पदों पर भारतीयों को भी शामिल किया जाना, ब्रिटिश सेवा में उच्च पदों पर भारतीयों को भी शामिल किया जाना, ब्रिटिश सेवा में उच्च पदों पर, ब्रिटिश सेवा में उच्च पदों पर, ब्रिटिश सेवा में उच्च पदों पर भारतीयों को भी शामिल किया जाना, ब्रिटिश सेवा में उच्च पदों पर भारतीयों को भी शामिल किया जाना, ब्रिटिश सेवा में उच्च पदों पर भारतीयों को भी शामिल किया जाना।
चलिए हो गया, खत्म हो गया। अब आगे जो है, आगे है इस्लाम धर्म में सुधारवादी आंदोलन और क्या क्या है जी, दीजिए तो नोट। इस्लाम धर्म में है और सिख है, पारसी है और दास प्रथा सब है। अगले क्लास में खत्म हो जाएगा ये, ठीक है, अगले क्लास में खत्म हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी एक दिन में खत्म हो जाएगा, अगले क्लास में खत्म हो जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं। होमवर्क सब क्या सब दिए हुए थे? क्वेश्चन बैंक में क्या दिए हुए थे? 1 से 25। इसमें अब देखिए अगला होमवर्क, 26 से 50, 26 से 50, 26 से 50, पेज नंबर 183 से 190, पेज नंबर 183 से 190। देखिए इसमें देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 से 50, पेज नंबर 183 से 190, पेज नंबर से इसका होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50, पेज नंबर 183 से 190, 183 से 190, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पूछते हैं। जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स किसके लेन देन पर लगाया गया? करेंसी के। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल कौन अनुच्छेद के तहत करता है? 100। किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया? 167। आप लोग बोले डिस्कशन भी पढ़ते हैं इसलिए डिस्कशन से पूछ रहे हैं। 167। थैलीसीमिया आनुवांशिक रोग है या नहीं? है। प्यूनिक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? रोम और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया कौन देश से लिया गया? दक्षिण। स्वायत्त शासी जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान कौन अनुसूची करता? 6ठी। दल बदल कौन अनुसूची में है? एफ्लाबिस का उत्पादन कौन करता है? कबक। राष्ट्रीय आपात के दौरान भी कौन से 2 मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते? 20 और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होता है? दिन और अच्छा, ऋतु परिवर्तन कौन गति के कारण? भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। पश्चिमी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। जेरी मैंडरिंग, गेरी मैंडरिंग की जगह जेरी मैंडरिंग होगा। क्या होगा? जेरी मैंडरिंग। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ है? 1600। सूरत को पहली बार कब लूटा? 1600। कर्नाटक का अभियान 1676-77, 76 से 78 के, 1676 से 78। पुरंदर दुर्ग का विजय 1648। अच्छा बताइए, किस काल को सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कहते हैं? मध्य पाषाण काल। पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति, नव फलक संस्कृति,
मध्यपुरा। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया? कबक की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? कैटीन का ना। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाए? होमवर्क इसमें दे दिए है ना। क्वेश्चन नंबर 26 से 50, पेज नंबर 183 से 190 दीजिए। पूर्वावलोकन नहीं लाए हैं? लाए होंगे जी। इसमें क्या दिए थे? गुलाम वंश ना। इसका अगला होमवर्क है खिलजी वंश। खिलजी वंश होगा। कितना क्वेश्चन? 25 को। हाँ, सिर्फ खिलजी वंश है। आराम से कीजिए ना, कोई दिक्कत ना। खिलजी वंश कर लीजिएगा ना। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? वो मस्जिद है। इल्तुतमिश के राजकाल में सल्तनत काल की राजधानी कहां बनाई? दिल्ली ना। नवरोज त्योहार मनाना किसने प्रारंभ किया? बलबन ने ना। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? जील ए। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? कौन कहा? चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया? इल्तुत। रक्त एवं लोह की नीति किसने? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? मलिक। बलबन का पूरा नाम? गयासुद्दीन। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की प्रथम महिला शासिका? रजिया। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाए? इल्तुत। चलिए, टोटल 25 को क्वेश्चन है खिलजी वंश में। खिलजी वंश ही सिर्फ रहने दें। आए ठीक है, सिर्फ खिलजी वंश। आगे बायोलॉजी है, रुकिए ना, हे देखिए आगे इसमें क्या है? खिलजी वंश। ठीक है। पूर्वावलोकन, इतिहास के पूर्वावलोकन में होमवर्क है खिलजी वंश, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का तीसरा चैप्टर खिलजी वंश। और आगे जो है शनिवार को फुल लेंथ टेस्ट नहीं ना है जी? बायोलॉजी का टेस्ट है ना, चैप्टर 1 से क्लियर है ना? हाँ, क्वेश्चन डिस्कशन कौन चीज का मिलेगा? मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम, डिस्कशन देंगे इसको। बायोलॉजी इतना बढ़िया से पढ़ाया गया, ऊपर से इसको डिस्कशन चाहिए। अच्छा, मुंह देखें अपना, डिस्कशन चाहिए इसको। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।